नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफ़ॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें जो सामाजिक विज्ञान का जो सामाजिक विज्ञान विषय है, उसके अंतर्गत आज हम भूगोल का सिलेबस देखेंगे और पिछली बार जो 2018 में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा पेपर आया था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन्स होंगे और सामान्य अध्ययन के इसमें 30 क्वेश्चन्स होंगे और आपके जो द्वितीय भाग है आपका सब्जेक्ट उसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 2 सब्जेक्ट वही जो ये उत्तर प्रदेश में आयोगों में रहता है में से 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको हल करने होते हैं 60 प्लस 60। तो हम इस वाली वीडियो में अपना ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें नागरिक शास्त्र होगा, फिर एक वीडियो आएगी हमारी इतिहास की और एक वीडियो आएगी अर्थशास्त्र की। देखिए कैसा-कैसा 2018 जो पिछली वैकेंसी थी, वो कैसा पेपर आया था। तो इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या रहती है 150। परीक्षा की अवधि रहती है 2 घंटे, यानी 2 घंटों में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिए पिछली बार जो है इन्होंने नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखी थी। इस बार ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया है, क्या ये करेंगे नहीं इस बार वो अब जाने, बट इन्होंने इस बार मेंशन नहीं करी और पिछली बार जो है नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। तो वो तो देखेंगे तभी समय पे पता चलेगा क्योंकि इन्होंने दिया नहीं अपने उसमें। अब देखिए क्या सिलेबस है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो भूगोल, वही अर्थ, विषय क्षेत्र, इसमें से हमेशा एक आध क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। फिर भौतिक भूगोल है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी में भौ सौरमंडल यानी कि कॉस्मोग्राफी भी इसमें पढ़नी पड़ेगी हमको। इसमें कि आपके कांट, लाप्लास, जेम्स, जेफरीज पृथ्वी का परिक्रमा, चक्रमा, झुकाव और उसका प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, ये सभी हमने ज्योग्राफी पोजीशन सिस्टम। अच्छा, ये जीआईएस और जीआईएस और जीपीएस ये दोनों इसमें पढ़नी पड़ेंगी। हालाँकि उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें सीधा-सीधा मेंशन कर रखा है आपका जीआईएस और जीपीएस से कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब सैटेलाइट से रिलेटेड जैसे लैंडसैट और ये इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। फिर देखिए ये प्राइम मेरिडियन है और आपका ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, समय मानक रेखा है, ये सब से क्वेश्चन आएगा। फिर आपका ये पोर्शन यहाँ तक रहेगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी में। इसमें कि आपका स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आएगा। फिर इसका जयमंडल पूछा जाएगा। जयमंडल वही आपका एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट में आपका परिस्थिति की संकल्पना, परिस्थिति के तंत्र और जयमंडल, और इसमें ही आपका एक क्वेश्चन आता है अ, मृदा वाला चैप्टर आता है। लिखा नहीं है बट मृदा से हमेशा कोई सा क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा से। क्लाइमेट है, ओशन है और आपका स्थलमंडल है। फिर आपका आएगा इसमें एक यूनिट आएगी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका अर्थ विषय क्षेत्र है, हंटिंगटन है, हंटिंगटन, ब्रून्स, पर्यावरण, ये अंतःसंबंध, निश्चयवाद, संभववाद, रुको और जाओ, निश्चयवाद, फेलर और जनसंख्या वृद्धि, विश्व वितरण, जनसांख्यिकीय संक्रमण और आपका मानवीय प्रजातियां, विशिष्ट लक्षण, काकसाइड, मंगोलाइड, वितरण, बुशमैन, एस्किमो और किर्गिज, गद्दी, थारू, ब्रॉन्ड ब्रॉन्ड का निवास और आर्थिक गतिविधियां एवं समाज ही इसमें पूछा जाएगा। फिर आपका मानव अतिवाद, सेटलमेंट ज्योग्राफी, फिर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी। 60 में से इसमें से सब में क्वेश्चन संभावना रहती है 6-6, 7-7 के आसपास सब में से क्वेश्चन बन जाए। इसमें इंडिया के संदर्भ में कृषि जरूर पूछी जाती है, इसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। इंडिया में 3 क्वेश्चन फिजिकल से, 3 क्वेश्चन आपके ह्यूमन से बनने की संभावना रहेगी। फिर देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल्टीग्रेड 2018 में कैसा वैकेंसी आया था। ये 29 जुलाई को पेपर हुआ था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, काफी अच्छा लेवल था, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले का लेवल था तो थोड़ा कम तर लेवल होगा, नहीं काफी अच्छा लेवल था। पहला क्वेश्चन देखिए, संकल्पना है और विद्वान है। फिर इसमें दे रखा है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। केंद्र स्तर सिद्धांत स्टोलर बिल्कुल पढ़ा है ये हमने। औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत वेबर होगा इसका आंसर। कृषि अवस्थापन सिद्धांत इसका वॉन थीनोन होगा, बिल्कुल सही बात है।
और आपका ये खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये इसका बीजेएल बैरी नहीं होगा, ये होगा जेके रैली। यहाँ का प्रवसन से संबंधित सिद्धांत है आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम जीआईएस के स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ला सकते हैं, सेटलमेंट के अंदर भी रख सकते हैं। यदि एक अधिवासों के समूह का निकटतम पड़ोसी सूचकांक अनुपात 1.774 है तो वितरण का प्रारूप होगा। इसमें उत्तर होगा बी, लगभग समरूप। समरूप, इसका 3 मान होते हैं आर के। एक तो 0 होता है, एक होता है 1.5 और एक होता है 2। इस हिसाब से इसके मान निकाले जाते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा ए, प्रारंभिक विस्तार की अवस्था। मतलब प्रारंभिक अर्थव्यवस्था, इसमें ये होता है कि आपका जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई रहेंगी। और जब दोनों ही हाई रहेंगी तो इसका मतलब ये सोचिए, ये किसी देश के अल्प विकसित होने का सूचक होता है कि वो देश विकसित नहीं है, क्योंकि ना ही तो वो अपनी जनसंख्या पर रोक लगा पा रहा और ना ही वो जनसंख्या के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पे उनकी मृत्यु दर पर रोक लगा पा रहा। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। ये 3 होती हैं, थॉमस और नॉस्टिन ने ये सिद्धांत दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना आबादी वाला देश था? तो होगा संयुक्त अरब अमीरात। ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबद्ध नहीं है? प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी से है। पॉलिनेशिया भी है, मेलेनेशिया भी है और आपका माइक्रोनेशिया भी है। आपका मलय परिमंडल ये नहीं होगा इसमें। ये आपका इस तरीके से देखिए, आपके मेलेनेशिया में आपका आएगा पापुआ न्यू गिनी, फिजी, सैलमन और वानुअता द्वीप, ये आपका इसमें आएगा। और पॉलिनेशिया में आएगा ट्वालू द्वीप, किरिबाटी द्वीप, कुक द्वीप और हवाई द्वीप, ये आपका पॉलिनेशिया में आएगा। फिर आपका आएगा माइक्रोनेशिया में आएगा मार्शल द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, कोरोलाइन और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह, ये इसमें आएंगे। अब आप इन्हें जरूर याद कीजिए। देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिल गया और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन तीनों द्वीपों से क्वेश्चन बनता ही बनता है बहुत जगह। निम्नलिखित में से किस जाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हुई है? इसका आंसर हमेशा थारू होगा। उत्तर प्रदेश की एक जनजाति का नाम आएगा तो हमेशा उसमें थारू जनजाति का नाम उत्तर प्रदेश में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। 2011 की साक्षरता दर देख लेते हैं एक बार हम। देखिए लक्षद्वीप में है 91.8, दमन दीव में है 87.1, अंडमान निकोबार द्वीप में 86.6 और पुदुचेरी में है आपकी 85.8। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक इस राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, वो है आपका लक्षद्वीप। फिर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका कायिक घनत्व। हमेशा इन दोनों में कृषि घनत्व और कायिक घनत्व में अंतर रहता है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ नहीं है? आपका ये रिक्वेस्ट में डी। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब एक हाईवे वाला क्वेश्चन, कोई भी हाईवे वाला क्वेश्चन करके जाइए, इनमें से जरूर कोई ना कोई एक तो या तो आपको नेशनल हाईवे से क्वेश्चन मिलेगा या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज से क्वेश्चन मिलता है, या फिर ये दोनों हाईवे कहाँ मिलते हैं, कॉरिडोर कहाँ से निकला है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित नहीं है। ये जनजाति पूछी गई है इसमें, तो इसका आंसर होगा सी, सही होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। कश्मीर की हाजी जनजाति है। नागालैंड की हो जनजाति नहीं है। हो जनजाति और हो संताल मुंडा जनजाति जो है आपके झारखंड की जनजातियां हैं। इसका आंसर होगा नागालैंड। मेघालय की जनजाति है आपकी गारो खासी जनते, ये तीनों जनजाति जो है आपकी मेघालय की है। नागालैंड की है नागा कोन्यक, ये नागालैंड की जनजाति है। हो, संथाल और मुंडा, ये तीनों जनजाति झारखंड में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु। इसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन पूछा है। यदि इसमें पूछा होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता है, मतलब प्रति एकड़ उत्पादन उस टाइम के हिसाब से जो है आपका तमिलनाडु में होता है। अब निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुडनकुलम। ये आसान क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा था, जीएस में भी पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जाता है। तो देखिए इनके देख लेते हैं। कहेगा ये तभी के हिसाब से है 2020 के, अब तो इनकी क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। कहेगा 880 वॉट है। कुडनकुलम जो ही तमिलनाडु में अवस्थित है, ये है 2000 मेगावाट की क्षमता वाला ये जो है परमाणु संयंत्र केंद्र है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान। जिप्सम हमेशा ये जिप्सम पापा हो गया था, ये सब राजस्थान में। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर राज्य, राजस्थान अग्रणी राज्य है। इसका श्रीनगर जिला इम्पोर्टेंट है इसके लिए। श्रीगंगानगर। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही आपका हो जाएगा। तो कितना ग्रामीण कितना था और नगरीय कितना है? नगरीय है आपका 939 लिंगानुपात, और ग्रामीण लिंगानुपात है 949। टोटल लिंगानुपात है वो आपका है 943। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 944 है। जनसंख्या जरूर करके जाएंगे हम। देखिए जनसंख्या से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। 2 से 3 क्वेश्चन जनसंख्या से मिल चुके हैं। अगस्था मेलाई जैवमंडल कहाँ है? ये आपका होगा आपका केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? यमुना नहीं होगी। और आपकी जो है घाघरा, सोन, गंडक। तो सोन भी आपकी नीचे चली गई, ऊपर बची घाघरा, तो इसका आंसर घाघरा हो जाएगा। देखिए अवध मैदान की प्रमुख नदी जो है घाघरा है। गंगा नदी का विस्तार जो उत्तर प्रदेश, गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा मैदान का निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में फैलाव नहीं है? तो इसका आंसर सिक्किम था। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीडीसी जीआईसी 2021 वाली वैकेंसी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है?
ये आपका अन्नामलाई भी है, नीलगिरी भी है और साइलेंट साइलेंट वैली भी है। आपका सुंदरबन जो है, आपका ये सुंदरबन डेल्टा है और उसमें कुंडालैंड क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत करी? इसमें हो जाएगा आपका एच जी चैंपियन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा से एक ना एक क्वेश्चन हर एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आप जहां भी पढ़ते हैं वहां आप एक चार्ट चिपका लीजिए, एक तरफ ठंडी जलधारा एक तरफ गर्म जलधारा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चार्ट आपका आपको 2 नंबर दिलवा के जरूर जाएगा। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके सही करा के जाएगा, 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। या तो रट लीजिए इन्हें, इस तरह चिपका लिए रोज, इन्हें देखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील, केनारी की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा। सबसे चौड़े महाद्वीप मगन तट पाए जाते हैं। ये इसका आंसर होगा आपका आर्कटिक महासागर। जिस समुद्र तट के किनारे पर्वत या पठार पाए जाते हैं वहां पर जो है, वहां पर सकरे जो सकरे महाद्वीप है बंग तट पाए जाते हैं। और जहां पर एक मैदान है, जहां पर मैदान है वहां पर जो है इनका मग्न तट की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी। देखिए, सबसे चौड़े महाद्वीप है बंग तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किनारे का जो भाग समुद्र में डूबा रहता है, इसके देखिए क्या क्या विशेषता है। ये आपका इसका ढाल जो है महाद्वीप मैग्नेट तट का 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक हो, और उसका गहराई होगी 100 फीट। और महाद्वीपीय मैग्नेट तट कहलाते हैं। ये सबसे अधिक चौड़ा मैग्नेट जो है साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? इसकी आ जाएगी आपकी लेक वॉन। और पहले लेक वॉन आ जाएगी, फिर आपका जो अमृत सागर है, और इसमें सॉल्ट लेक है। लेक वॉन में लगभग 330% के आसपास पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्यूरोशिवो, ये जलधारा इसका होगा। क्योंकि कैलिफोर्निया भी इस तरीके से बहती है। और आपकी क्यूराइल भी इस तरीके से बहती है, और अलास्का की जलधारा भी इस तरीके से बहती है। अलास्का की जलधारा लोगों को ठंडी जलधारा लग सकती है, बस ध्यान रखेंगे यहाँ पर अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है। क्यूराइल जलधारा ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। और क्यूरेशियो और अलास्का ये दोनों जो है आपकी गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका सबसे ज्यादा गहराई वाले भाग में पाया जाता है। देखिए, लाल मृत्तिका में लोहा, अयस्क और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में
ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होता है। यह पदार्थ नदियों नदियों अथवा पवनों द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। ये हुआ। अब देखिए ठंडी महासागरीय ठंडी जलधारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप इसे जलधारा से। बेंगोला आंसर हो जाएगा इसका। फ्लेजिक जमाव फ्लेजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसमें हो गया आपका सहवाल इसका आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये तो आपका हो जाएगा शुक्र। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका ज्वारीय परिकल्पना में। परिकल्पना में। और ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने किया था। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो 4-5 सिद्धांत हैं, उनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा बनने के लिए, तो उन्हें हम ध्यान से समझेंगे। तारों की मिश्रित गैस एवं धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर है नेबुला। अंतर्राष्ट्रीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। आपको ऑटो शिमट ने किया था। ये देखिए कितने कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। 4 क्वेश्चन आपके कॉस्मोलॉजी या फिर कॉस्मोग्राफी से संबंधित 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके अभी तक। स्टोन लेटेस्ट निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? ये होगा आपका वायु। और ये अपरदनात्मक स्वरूप है ये। देखिए ये क्या होता है, जब मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी चट्टान आ जाती है जिसकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुआ है, अर्थात उसकी कठोरता में पर्याप्त भिन्नता हो, तो इस प्रकार पवन रेत के कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा सैलों की कोमल परतों का अपरदन करते हैं, तो तथा कठोर जो भाग होता है उन्हें इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिन्हें हम स्टोन लैटिस स्थलाकृतियां बोलते हैं। निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपका हैरी हेस ने किया है। ये प्लेट शब्द का प्रयोग ट्रूडो विल्सन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी भी सही माना है और इन्होंने सी भी सही माना है। और ये दोनों जो है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूआकृति का निर्माण हिमालय प्रदंड से नहीं हुआ है। प्रदंड से नहीं हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो निक्षेपण से कौन सा? देखिए सार्क, हार्न, ये अपरदन से होता है। फिर नानुटक, ये भी आपका अपरदन से होता है। ड्रमलिन जो है इसका आंसर सही होगा, ड्रमलिन या फिर उल्टी नौका। उल्टी नौका भी बोलते हैं उसे, उल्टी नौका समान की आकृति ड्रमलिन बोलते हैं। तो ये ड्रमलिन जो है आपका निक्षेपण से हुआ है। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पीडमोंट या फिर प्लाया के मध्य निक्षेपित मध्य ढाल वाले मैदान को क्या कहते हैं? ये आपका बजादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? वही देखिए अपरदनात्मक पूछा है इसमें। तो स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट, ये दो स्थलाकृतियां होती हैं। जो गुंबद जो बनता है इसे बोलते हैं हम स्टेलैक्टाइट, इसे बोलते हैं स्टेलैग्माइट। तो कंदरा जो होती है उसके नीचे जब यहाँ पानी पड़ता है और पानी की बूंद रिस रिस के जो धूल के कण आते हैं, पहले यहाँ इकट्ठा होगा, फिर यहाँ इकट्ठा होगा, फिर यहाँ इकट्ठा होगा, तो ऐसे इकट्ठा होकर इसे पूरी बनाता है। और ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो हम इसे कंदरा स्तंभ बोलते हैं। तो देखिए 38 क्वेश्चन, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? ये आपको हो जाएगा जालीदार शिला। घर्षण से जालीदार शिला यानी कि कठोर जो, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, यहाँ हवा चल रही है, तो इस चट्टान में ये वाला भाग कठोर है, ये वाला कोमल है, ये वाला कठोर है कोमल है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये वाला अपर्दन हो जाएगा, ये वैसे वैसा रहेगा। ये अपर्दन हो जाएगा, ये कठोर है वैसे की वैसा रहेगा। ये अपर्दन हो जाएगा, तो इस तरह की जालीनुमा संरचना बन जाती है।
क्रिया प्रधान से बनते हैं। निम्नलिखित में से ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्या? बी बर्कनी और जे 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 बर्कनी। इसका आंसर हो जाएगा 1918 में किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महान युग्म हिम युग्म के नाम से जाना जाता है? तो आपका इसमें हो जाए बी प्लेस्टोसिन। इसमें आपका आसान है याद रखने की ट्रिक। आपका इसमें GMR याद रखेंगे कि जौन सा आपका लेटर पहले नंबर पर आता है वो पहले आया बाद में आया इसे। और इसके वैसे ये भी हम ये याद रखें, गुंज जो है वो नेब्रास्का नेब्रास्का में आया आया था ये वाला युग। फिर है आपका मेंडेल कंसास। और तीसरा आएगा आपका युग आया रेस, ये आपका है इलिनोइन। चौथा है व्रूम, व्रूम पे आया विस्कॉन्सिन। ये आपका इसमें है। फिर आपका लेखक और उनकी बुक को बहुत आसान बुक दी है, ये मुझे लगता है सभी को पता होगी। जैसे टॉलमी, टॉलमी की बुक कौन सी? रेड जेल की बुक कौन सी? रेड जेल की बुक आपकी एंथ्रोपो जियोग्राफी। और वारेनियस, वारेनियस की बुक होगी आपकी जियोग्राफिया जनरलिसिस। ये इसकी बुक हो जाएगी। तो देख लेते हैं डी का फर्स्ट, इसमें डी का फर्स्ट और आपका बी का सेकंड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें ए का है 4, ज्योग्राफी इसकी बुक है और टॉलमी की बुक है ज्योग्राफिया। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसमें इसी से कंफ्यूजन को आप दूर कर चलना है। इनकी जो बुक है स्टेबो की बुक है वो सीधी सीधी ज्योग्राफी है और टॉलमी की बुक है ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया। ये इनकी बुक है। 41वां क्वेश्चन था। अब देखिए 42वां क्वेश्चन है आपके इसमें। जो अमलैंड था वो अमलैंड किसने शब्द दिया था? आंद्रे एलेक्स ने दिया था। आपका मेगालोपोलिस किसने दिया था? जीन गॉटमैन ने दिया था। संभववाद किसने दिया था? आपका विडाल्डी द ब्लास ने दिया था। चिंतन फलक यानी कि टाइम ज्योग्राफी ये आपका टीएस कुनाह ने दिया था। ये आपका चारों सही है। फिर 41वां क्वेश्चन, फिर इसमें बुक है आपकी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल जो भी बुक होगी वो मतलब मोस्टली बुक ऐसा नहीं है सारी, ये सैंपल इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जहां भी बुक आएंगे सिविलाइजेशन लिखा होगा, इसका आंसर होगा हटिंगटन। और आपका फिर है इसमें फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी हो जाएगा सिल्सबरी। ये हाँ, भूगोल शास्त्री थे ये। फिर हो जाएगा द पायोनियर फ्रिंज, द पायोनियर फ्रिंज ईशा बोमेन, ये इनकी बुक है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्षेत्र वर्णन या फिर विवेचना की परिकल्पना, भूदृश्य की परिकल्पना और रिमलैंड की परिकल्पना और जैविक राज्य की परिकल्पना संकल्पना। अब देखिए इसमें आपका भूदृश्य की परिकल्पना रिमलैंड पहला हो गया स्पाइकमैन, बिल्कुल सही हो गया स्पाइकमैन। और भूदृश्य ये हो गया आपका कार्लोसार। जैविक राज्य हो गया आपका रेड जेल। और क्षेत्र वर्णन हो गया आपका रिस्टोफेन। ये सीधे के सीधे दिए हुए थे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब है एक तरफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के विचार और उनके विचारक कौन कौन थे। आपके मानववादी भूगोल में आए गए आपके इसमें आ जाएगा सीफू तुआन मानववादी भूगोल। प्रत्यक्षवादी भूगोल आपका हो जाएगा अगस्त काम्टे। आचार परक भूगोल हो जाएगा आपका विलियम क्रेग। और नवनियतिवाद हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर। सीधे के सीधे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रिचर्ड हार्टशॉन इसका आंसर हो जाएगा। फिर 47 क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा
पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? इसका नाम हो जाएगा आपका हर्मट्टन है ये आपका। तो ये उसके पूर्वी भाग से, यानी कि ये सहारा मॉन्सून है और इसका पूर्वी भाग, ये वाला भाग हो जाएगा पूर्वी भाग से उत्तर पूर्व की ओर, पूर्वी भाग से उत्तर पूर्व की ओर तथा पश्चिम की दिशा में चलने वाली पवन को गर्म व शुष्क पवन को कहते हैं। इसे हम डॉक्टर्ड विंड भी बोलते हैं। क्यों डॉक्टर्ड विंड बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर गिनी गिनी देश है और बहुत सारे जो देश हैं इसके आसपास, अटलांटिक महासागर है के पास। तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा उमस हो जाती है, जब उमस हो जाती है तो ये हवा जब इधर से चलती है, तो यहाँ से जब ये हवा चलती है तो ये शुष्क होती है, ये बहुत उमस वाली राहत देने आर्द्र मौसम से। 48 क्वेश्चन है। पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका विकिरण होता है। ये आपका हो जाएगा फोटोस्फीयर में। ये भी आपका उससे संबंधित क्वेश्चन है, आपका कॉस्मोलॉजी से सन से संबंधित क्वेश्चन है। जब हम पढ़ेंगे उसके हम सन के वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे कि कोरोना कोरोना होता है और इसके जो सन स्पॉट होते हैं, फिर फोटोस्फीयर होता है। तो इस तरीके से जो विकिरण प्राप्त होती है वो हमें किस 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 वाले भाग से प्राप्त होती है? वो हमें फोटोस्फीयर वाले भाग से प्राप्त होती है। बाहरी सतह का कितना तापमान होता है? बाहरी सतह का आपका 6000 केल्विन तापमान होता है। फिर आपका देखिए, बरखान का पवनमुखी ढलान तीव्र होता है। बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है गलत है और आर जो है सही है। बिल्कुल, जो बरखान जो है वो इस तरीके, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हवा चली, इस तरीके से हवा चली, तो जो बरखान बनेगा वो इस तरीके से बरखान बनेगा। तो ये वाला ढलान ऐसा होगा और ये वाला ढलान दूर तक फैलाता हो जाएगा, दूर तक फैलता जाएगा ये वाला ढलान। तो इस तरीके का ढलान बनता है बरखान का। गर्त देखिए, गर्त टोंगा टोंगा गर्त कहाँ है? टोंगा गर्त है आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये चैलेंजर गर्त कहाँ है? चैलेंजर गर्त है आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में। रोमांच गर्त कहाँ है आपकी? रोमांच गर्त है आपकी दक्षिण अटलांटिक में। और नरेश कहाँ है? नरेश है आपकी उत्तरी अटलांटिक में। तो देखिए ओशनोग्राफी से क्वेश्चन आया है आपको। तो देखिए कथन किसका? संसाधन होता नहीं बनाया जाता, जिम्मरमैन का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण किसी को तमराई कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। देख लेते हैं ये। मिल्पा आपकी होता है मैक्सिको या फिर मध्य अमेरिका, तावी मेडागास्कर, केनिंग फिलीपींस, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया, रोका ब्राजील, झूम उत्तर पूर्वी भारत और चेना आपका श्रीलंका। तमराई जो है आपकी हो जाएगी तमराई थाईलैंड में। निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। डी। सबसे प्रमुख देखिए क्या है? अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना और यूक्रेन। निम्नलिखित देशों में निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी कनाडा। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल रीड हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा आंतरिक जल मार्गों के रूप में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका राइन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? ये इसका हो जाएगा आपका तेहरान। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी आपका मलेशिया। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? जनसंख्या के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी 6 भागों में बांटा गया है। अनेक परिवहन मार्गों के मिलने पर इसका आंसर सीधे सीधे काराकाय हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मिलते हैं बहुत सारे
तो ये ताराकार आकृति होती है, यहाँ पे घर बसेंगे, यहाँ पे घर बसेंगे, यहाँ पे घर बसेंगे, यहाँ पे तो ये ताराकार आकृति हो गई है। तो देखिए मित्रों, हमने देखा है इसमें आपके भूगोल में जो आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो कॉस्मोग्राफी वाला जो चैप्टर है ना, उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सन से, सूरज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इससे पूछ कुल क्वेश्चन 6 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन फिर आपके सन से और ग्रह से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे भी हम करके चलेंगे, और हम अपने जो नए लेक्चर लेंगे हम यहीं से कवर करते हुए चलेंगे। भौतिक भूगोल से देखिए, भौतिक भूगोल से ज्यादातर क्वेश्चन एक आपका प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन। और आपके बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने रखे हैं आपके अपर्दन और निक्षेपणात्मक आकृति से 5 से 6 क्वेश्चन इससे इसमें से रखें। फिर है आपका वायुमंडल। वायुमंडल से क्वेश्चन आपके आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वायुमंडल से रखे हैं इन्होंने। फिर जलमंडल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो आपके क्वेश्चन आए हैं समुद्री जलधारा से, और दूसरा निक्षेपण से, समुद्री निक्षेप से ये क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका जयमंडल से इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, और आपका मानव अधिवास से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। फिर आपके मानव भूगोल से 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें आए हैं। फिर आर्थिक भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन वही, और बाकी आपके क्वेश्चन बने हैं आपके इससे भारत के भूगोल से। तो देखिए इस तरीके से पेपर आया था, और ऐसा ही पेपर आने की संभावना रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और ध्यान रखिए तैयारी उसी हिसाब से कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, जितना पढ़िए तो सॉलिड पढ़िए, ताकि दिमाग में आपके रहे, वहां पर पता चले नेगेटिव मार्किंग हो। और खासकर इस चीज का ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट कीजिए जिन पर आप श्योर हो। इस तरह क्वेश्चन आया था। अब हम इसी तरीके से नागरिक शास्त्र का, और फिर आगे इतिहास का, और फिर आगे आपका अर्थशास्त्र का, इनका क्वेश्चन इनका पेपर हम सॉल्व कराएंगे। तो देखते रहिए, आप इवोल्यूशन कर लीजिए आपको कितना आता है कितना नहीं। चलिए ठीक है मित्र, तैयारी करते रहिए।